नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सिंपल सी बात, पीरियोडिक टेबल में चार चीज़ें पढ़ाते हैं हम। सबसे पहले एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप्स बनाए। ग्रुप्स को भी आपने 18th, टोटल कितने हैं 18, इसमें से ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ये दोनों आपने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। ओके, इसके बाद में डी ब्लॉक जो 3 से लेकर 12 तक है। टोटल कितना है ये 3 to 12 कितना हुआ, टोटल हुए 10। इसके बाद में 6 जो 13 से लेकर 18 तक, ये क्या है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और नीचे की तरफ एफ ब्लॉक। हमको पढ़ना है ये वाला चीज़ जिसमें आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन वो किस में रहता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में आपको लगता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो एस ऑर्बिटल में करता है। तो ये बात आप समझिए। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम का कितना होता है 11। ये क्या है, एटॉमिक नंबर। जब हम फिल करने लगेंगे 2 8 और उसके बाद में 1, और ये जो 1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये एस ऑर्बिटल में फॉल होता है। इसी केस इसलिए सोडियम वाले को किस एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो आप इसमें देखिएगा, इसमें कुछ है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं, 11 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये ग्रुप 2 के। इन दोनों को आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। सिंपल, ये दोनों ही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में है। इनका कुछ नेम ही है। जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, और सेकंड वाले को बोलते हैं हम एल्कली अर्थ मेटल। ये नेम क्यों है, इसके पीछे इसका रीज़न है। एक बात आप समझिए कि मैंने ये जो बॉक्स बना रखा है, हाइड्रोजन को यहाँ पे अलग कर रखा है। ये अलग क्यों कर रखा है? क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर था हाइड्रोजन, उसमें आपको आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो ग्रुप 1 जैसा भी बिहेव करता है, और 17th जिसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, वैसा भी बिहेव करता है। कभी +1 शो करता है, कभी -1 हाइड्रेट बनाता है ना। उस केस में इसका मतलब पोजीशन फिक्स नहीं है, ये बात आपको उसमें बताई थी। तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे एकाएक। सबसे छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए वो ग्रुप 1 में तो आ गया है। पर जब कैरेक्टर इधर उधर होते हैं तो हम उसको आइडियल मानकर उसको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हम लिथियम से शुरू करेंगे फ्रांशियम तक, और बेरिलियम से शुरू करेंगे रेडियम तक। अब हम इसका बात करेंगे कि एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक। अब हम बताएंगे कि बेसिक कैसे होता है। पहली बात तो आप इसको पढ़ ही क्यों रहे हो, तो इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि इनमें से हर एक मेटल का बहुत यूज़ है। जैसे सोडियम क्लोराइड हमारे पास आता है नमक, बिना सोडियम नमक नहीं बन सकता है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जो चूने का पत्थर होता है, आपके यहाँ जो कली वगैरह होती है ना, वाइट वॉश वगैरह, इवन दो जो सीमेंट होता है उसमें कैल्शियम का रोल होता है बहुत, मैग्नीशियम का रोल होता है, ठीक है ना। और भी ऐसी पोटेशियम जो होता है आपकी बायोलॉजिकल बहुत यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इनका बहुत सारा यूज़ है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा। तो एस ब्लॉक पढ़ना तो ज़रूरी है। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर समझाता हूँ मैं, कि हम जब इसको क्या करते हैं कि जैसे ही आप इसको वाटर में डालेंगे, कहाँ से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनमें से किसी को भी आप पानी में डालेंगे तब क्या होगा, वो एक प्रोडक्ट बनाएगा। और उस प्रोडक्ट को जब आपने टेस्ट किया किसमें, लिटमस टेस्ट, तो आपने क्या गेन किया कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन इन नेचर। जैसे फॉर एग्जांपल Na, सोडियम है, इसको मैंने वाटर में डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वाटर में डाला तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, NaOH में। ये आपको मैंने पिछले साल 10th में थे आप, उस समय आपको बताया था मैंने, देखो सोडियम को पानी में डाला तो फटाफट एक सॉल्यूशन बनता है कलरलेस, और एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये तो ऊपर चली जाती है, जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है वहाँ पे प्रैक्टिकल के दौरान। NaOH जो है, इसको आपने टेस्ट किया, लिटमस टेस्ट, तो आपने क्या देखा था कि जैसे ही आपने डाला तो ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। और जल्दी करता है बिल्कुल। और कलर कैसा होता है, बहुत डार्क। इस केस में आपने क्या गेन किया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो आप ये जो बेसिक जो नेचर होता है का, इसको हम एल्केलाइन नेचर बोलते हैं।
और एल्केलाइन नेचर के कारण इसको बोलते हैं हम एल्केली मेटल। एल्केलाइन में यहाँ से यहीं तक का वर्ड लीजिए तो एल्केली है ना। और मेटल क्यों कहते हैं इसका कारण भी बताते हैं। अभी तक आपको एक चीज़ समझाई गई कि एल्केली क्यों बोलते हैं। अब मेटल जो होता है इसका मीनिंग समझिए कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी रखता है उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल का मतलब ही यही होता है कि इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। और ये ऐसा क्यों करते हैं, जैसे सोडियम की बात करूं मैं तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1, ये कह रहा है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई मैं लॉस करना चाहता हूँ, ऐसा क्यों, ताकि आउटर मोस्ट सेल ये रह जाए और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और ऑक्टेट का सीधा सीधा रिलेशन है स्टेबिलिटी से, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, इसीलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इसका मतलब है कि ये मेटल कैरेक्टर का है ना। मेटल का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का कैरेक्टर जो भी शो करेगा वो सब मेटल है। तो एक और तो आपको क्या समझ में आया, पहली चीज, अगर बेसिक बना सॉल्यूशन पानी में तो एल्कली, इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मेटल। तो इस केस में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के, ये सब ये चीज़ शो करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। इसी तरीके से हम ग्रुप 2, अच्छा ये कहाँ रहते हैं, NaCl खूब पाया जाता है। पोटेशियम, इवन दो आपके बनाना में भी पोटेशियम होता है, ठीक है ना। और पोटेशियम जैसे आपकी खाद वगैरह होती है, फर्टिलाइजर वगैरह, उसमें पोटेशियम खूब होता है, तो ये तो खूब मिलता है सोडियम पोटेशियम। दूसरी बात, लिथियम और ये रुबिडियम ये भी थोड़ा कम मिलते हैं, और है ना, जैसे लोअर अबेंडेंट मतलब थोड़ा कम मिल रहा है। इसके बाद फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है। इवन दो आप जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लास्ट वाले एलिमेंट्स नीचे नीचे वाले जिसको 7th पीरियड वाले हैं, ये 7th पीरियड के जितने भी हैं उसमें से मोस्टली रेडियो एक्टिव है। उसका कारण भी है, जब आप 7th पीरियड की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियस इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब एटम का साइज कितना बढ़ गया है। अब इस वाले न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा प्रभाव, नगण्य। इस केस में क्या होगा, ये तो अपने आप ही डीके होने लगेगा, कोई थोड़ा सा भी उसमें कोई इसको अट्रैक्ट करने वाला है लूज कर देगा, और नहीं तो खुद ही करने लगेगा। इसीलिए वो किस नेचर का हो गया, रेडियो एक्टिव, है ना। अल्फा बीटा गामा वो डे बाय डे वो अपने आप ही टूटने लगते हैं, है ना। तो ये रेडियो एक्टिव है। बाकी लोअर अबेंडेंट में कौन है, एक लिथियम, एक रुबिडियम सीजियम, और ज़्यादा कौन मिलता है, सोडियम और पोटेशियम, ये आपको खूब मिलता है। इवन दो जितना शोल्ट है वो NaCl से बना है। तो अगर पूरे अर्थ की पानी की बात करें तो शोल्टी वाटर ही है कितना सारा, और उसमें शोल्ट घुला हुआ है, तो इस केस में इसका तो काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा है। अब आपके पास में आया है अर्थ मेटल हो गया। एक और बात, अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, जैसे हमने ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोला, तो ग्रुप 2 वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम एल्केलाइन, और उसके साथ एक वर्ड और आ गया अर्थ मेटल। एल्कली मेटल ग्रुप 1, एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप 2। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, तो पहली बात, मेटल इसका मतलब है कि लूज करने की टेंडेंसी, एल्केलाइन मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक इन नेचर बनेगा, ठीक है ना। ये बात आपको मैंने अभी बताई थी कि ऑक्साइड, इसके द्वारा जो ऑक्साइड बनेगा, मतलब मान लिया कि मैं कैल्शियम ऑक्साइड की बात करूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसके हाइड्रोक्साइड और पानी में डालो, तो ये लो पानी में डाला, ये चूने का पानी हो गया, ये चूने का पत्थर है और ये नीचे वाला चूने का पानी है ना। अब आप इन दोनों को टेस्ट कर लीजिए, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों को टेस्ट किया, दोनों का टेस्ट कैसा आया, बेसिक इन नेचर। जैसे ही बेसिक इन नेचर मतलब वो लिटमस टेस्ट से करा कि जैसे ही आपने रेड लिटमस को ब्लू हो गया, इसका मतलब बेसिक इन नेचर है, जल्दी हो गया तो फास्ट वाला है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। पर जैसे बेसिक आ जाता है ना तो उसको आप बोलते हैं एल्केलाइन, इसीलिए कहते हैं कि ये एल्केलाइन प्रॉपर्टी के लोग हैं। मेटल मतलब लूज करते तो मेटल है। अब इम्पोर्टेंट बात आ रही अर्थ, एक नया वर्ड अर्थ आया है। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर ये अर्थ में खूब मिलता है, ठीक है ना, अर्थ के क्रस्ट में खूब मिलता है। क्रस्ट बोले तो जैसे अर्थ में है ना सियाल सीमा नीफे, उस केस में आप जब भी खोदने लगोगे ना तो आपको जैसे अर्थ के अगर खुदाई करोगे तो जैसे राजस्थान में खुदाई करते हैं तो वहाँ पे आप देखना कि चूने की खदानें मिलती है, मतलब अंदर चूना ही चूना भरा हुआ है। और चूना बना ही किसका है, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहाँ कैल्शियम मिल गया। मैग्नीशियम के सोल्ट मिलते हैं वहाँ पे, है ना। ये अर्थ के क्रस्ट मतलब ये वाली पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको कहीं भी खोदिए, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे खूब
ये वाले मटेरियल मिलते हैं। कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो रेडियम भी मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, पर ये ऊपर वाले तो खूब मिलते हैं। तो ये जो क्रस्ट में मिल रहे हैं इसलिए इसको अर्थ बढ़ रहा है। बेसिक सॉल्यूशन तो एल्केलाइन, लूज करने की प्रोबेबिलिटी तो मेटल। तो तीनों को मिक्स कर दीजिए। उस केस में आपके पास एक वर्ड आया कि ग्रुप टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप टू में कौन मतलब ज़्यादा मिलते हैं? तो मैग्नीशियम, कैल्शियम खूब मिलता है। स्ट्रोंशियम, बेरियम थोड़ा कम मिलता है। और रेडियम, रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि बरसों से हम लोग घड़ियाँ जो पहनते हैं उसमें कहते हैं कि देखो रेडियम है इसमें, देखो रेडियम चमक रहा है। कोई चीज़ आप देखना कि वो आपकी जो ट्रैफिक कंट्रोल में के लिए भी यूज़ होते हैं कपड़े वगैरह, वो चमकते हैं, तब आप कहते हो रेडियम से बना है ना। बहुत ही काम आता है। इवन तो रेडियो एक्टिव के अलावा कैल्शियम, जो आपका कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो उसमें जो थेरेपी होती है ना, जो रेडिएशन थेरेपी, उसमें रेडियम काम आता है, खूब ढेर सारा काम आता है। तो ये यूजेज है और बताएंगे आप। अब एक नई एक चीज़ आ गई है, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल का मतलब ही होता है कि तिरछा। अगर मैं इस तरीके से एक वो बनाऊं कि क्या, मान लो कि मैंने ये बनाया एक रेक्टेंगल, है ना, तो मैं क्या बनाऊंगा कि मैं कहूँगा कि अगर इसका रिलेशन इससे है तो मैं क्या कहूँगा, इसका रिलेशन डायगोनल है, ऐसा बोलूँगा। तो यही तो स्थिति है। देखिए लिथियम का मैग्नीशियम से कुछ चीज़ों में मैच करना, ये ग्रुप टू का मेंबर है, ये ग्रुप थ्री, सॉरी ये पीरियड टू, ये पीरियड थ्री। अब इसमें कह रहा है कि पीरियड टू और पीरियड थ्री में बहुत सी चीज़ें मिल रही है। बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मिलना, है ना, तो ये डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो कि मैं दोनों को चीज़ को मिलाऊं अगर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका तो एल्यूमिनियम से मिलना, ये भी डायगोनल है। लिथियम का मैग्नीशियम से मिलना, ये भी डायगोनल है। तो ये डायगोनल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें इनमें मिल रही है, स्पेशली इनका साइज, इनका शेप, इनका ऑक्साइड बनाना, नाइट्राइट बनाना, ये सब चीज़ें मिलता है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस इतना सा याद रखिए कि डायगोनल अगर कोई रिलेशनशिप है ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के मेंबर के बीच में ही है, उसके बाद में नहीं रहता है। क्योंकि उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं, तो यहाँ पे उसका साइज बढ़ जाता है, तो वहाँ पे तो ख़त्म ही हो जाता है। ग्रुप टू, ग्रुप सॉरी पीरियड टू, पीरियड थ्री, है ना। पीरियड किसको कहते हैं? ये पूरा लिथियम से लेकर नियोन तक ये पीरियड टू, सोडियम से लेकर आर्गन तक पीरियड थ्री। इनके मेंबर्स का डायगोनल इनका रिलेशनशिप है। कैसा? देखिए आप, ये देखिए पिक, लिथियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम सेम है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनकी प्रॉपर्टी एकदम सेम है, ठीक है ना। किस किस में है वो बाद में पढ़ेंगे, पर अभी आपको ये याद रखना है ग्रुप पीरियड टू, पीरियड थ्री के अंदर एक है डायगोनल रिलेशनशिप है, ठीक है। बस इसी को बोलते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। और इम्पोर्टेंट तो बस ये है कि आपको मेम ये याद रखना है। इसमें से आपको क्या याद रखना है? देखो लिथियम मैग्नीशियम याद रखेंगे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम याद रखेंगे, है ना। ये आपको लग रहा दूर है, ऐसा नहीं है। ये 13 वाले, ये जो है वो 13 है। इसके बीच में जैसे डी ब्लॉक आ जाते हैं 3 से लेकर 12 तक, है ना। इसके अलावा अगर आप इसको एक साथ लिखोगे तो यहाँ पर यहीं पे आ जाएगा, जैसे बोरोन आएगा और यहाँ एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है ना। इस केस में अगर ये वाला बेरिलियम और एल्यूमिनियम की लगभग सेम कैरेक्टर है। आप इनकी वैलेंसी भी देखेंगे तो क्या होगा, जैसे इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, है ना। इवन दो मेंडलीव ने तो पास पास ही रखे थे सब, इससे पहले न्यूलैंड वगैरह सब ने पास पास ही रखे। वो डी ब्लॉक के आने के बाद में थोड़ा सा गैप हो गया, पर प्रॉपर्टी अभी भी उतनी ही है। ग्रुप के बढ़ जाने से मतलब नहीं है, वो तो डी ब्लॉक का बीच में स्थान देना था। अदरवाइज वो ये बिल्कुल इनके दोनों भाई बंधों में से एक जैसा समझे। इसीलिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बहुत सारी कैरेक्टर्स मिलती जुलती है, जो कि हम अगले नेक्स्ट में पढ़ाएंगे आपको। अब ये आया है कि सेकंड और थर्ड पीरियड में ही होते हैं, एक तो ये लिखना है। और इनके बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। एक और बात समझिए, इनके साइज जो होती है ना, ये क्यों होती है, इसका मैंने क्या कहा था कि इनके जो आयंस की जो साइज होती है वो लगभग सेम होती है। जैसे चार्ज बनते हैं, अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो लिथियम का चार्ज कैसा हुआ, Li+। मैग्नीशियम का कैसा हुआ, Mg2+। हमने कहा कि भैया ये तो पूरा सेल ही अलग हो गया, मतलब 1 सेल ज़्यादा। इसमें तो कितने थे, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसका 1 एक ही रह गया। इसमें न्यूक्लियस के बाद में 1 और 2 फिर भी साइज सेम है। तो ये तो बोले ये तो भाई बंधो, मतलब एक स्पेशल केस है ये तो, कि
अलग अलग पीरियड में इनका सेम लगभग सेम है। जैसे बेरिलियम की बात करूं Be2+, इसका और एल्यूमिनियम का Al3+, इनका सेम साइज है लगभग। इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पे अब आपको ये पढ़ना है कि मैं हेड एलिमेंट किसे बोलेंगे। जैसे मान लो मुझे एक ग्रुप की स्टडी करनी है तो हम कहते हैं कि एक ऊपर वाला एलिमेंट इसकी स्टडी कर लीजिए, इसका जैसा कैरेक्टर होगा नीचे वाले सभी का उतना ही होगा। तो ग्रुप सेकंड वाले पीरियड, जो ये देखो ये पीरियड कहाँ से, ये ना देखो पीरियड 1 2, तो सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स है इन सब को आप हेड एलिमेंट बोलेंगे। और एक और बात समझ लीजिए कि ये जो ये वाले है ना, इन्हीं में जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियो, इन सब का एक अपना अपना एक कैरेक्टर स्पेशली बिहेव करते हैं। इसको बोलते हैं हम एनोमलस बिहेवियर। हेड एलिमेंट मतलब शुरुआत वाला, जहाँ से उसको आप उसमें मानेंगे कि मतलब किस तरीके से इनको जाना जाए, ठीक है ना, तो उनको बोलेंगे हेड एलिमेंट। फिर उसके बाद में बोलेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा था, उनका सबका अलग अलग है। किससे? पूरे ग्रुप से। जबकि हम कह रहे हैं कि उससे हमको करना है, लेकिन इनका साइज सबका एकदम बहुत छोटा होता है सबका, लिथियम से लेकर नियोन तक। उस केस में क्या हो रहा है, ये सबका एक अपना अपना एक बिहेवियर चेंज हो गया साइज के अकॉर्डिंग। और एक कैरेक्टर और है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये दो तीन चीज़ों के कारण से चेंज हो रहा है। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब अभी तक मैंने सब इंट्रोडक्शन बात बोली है कि हेड एलिमेंट किसको बोलेंगे। अब हम लिथियम बेरिलियम को स्पेशल पढ़ेंगे, और ये बिहेव करता है सबसे अलग अलग, और कहीं कहीं पे सेम भी करता है। बेरिलियम करेगा ग्रुप 2 में अलग, जिसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपको समझाते हैं कि इन दोनों का बिहेवियर होता कैसा है और क्यों होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका साइज। अब पहली चीज देखिए, स्मॉलर साइज। लिथियम बेरिलियम दोनों का साइज होता है बहुत छोटा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत छोटा होना, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है। दोनों में सेल कितने हैं कि 1 सेल है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के उसके बाद एल सेल है ना, सिंपल सी बात। दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे देखिए आप, लिथियम की बात करूँ तो मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाद में ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके बाद में एक और सेल है, उसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। सिंपल, बहुत छोटा साइज है इनका लिथियम का। उसके बाद में बेरिलियम में एक सेल 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा, ये लो बेरिलियम का हो गया ये, है ना। अब हो क्या रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आपने इसको एनर्जी दी, किसको, कि आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। ये एनर्जी क्या करेगी, ये एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगी क्या, कि यहाँ से आते ही ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करना शुरू होगा। और इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन समझिए। सबसे पहले आप इसको हीट देते हो या एनर्जी देते हो। एनर्जी देने के बाद में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वो एनर्जी लगभग गैसियस फेज में होता है ना तब बढ़ती है, क्योंकि पहले तो वो पिघलने के बाद में क्या होगा, उसको गैसियस फेज में आएगा। गैसियस फेज में जो सबसे लूज वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना वही मूव करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव लूजली बाउंडेड इन द गैसियस फेज, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये कह रहा है कि भैया ये और इनमें दोनों में आपस में क्या है, हाईली अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। साइज है बहुत छोटा तो अट्रैक्शन बहुत तेज। अब न्यूक्लियस कह रहा है कि मैं तो नहीं जाने दूँ, पर आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो निकालना है। तब आपको क्या है, नहीं आपको वो कह रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी से काम नहीं चलेगा। वो आपने एनर्जी बढ़ाई 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 और बढ़ाई, उस केस में फिर इलेक्ट्रॉन को आप निकाल पाए, क्योंकि आपको ओवरकम करना है ना, कि आपको न्यूक्लियस के पास में जितना पावर है उससे ज़्यादा एनर्जी देके निकालना है। तो लिथियम और बेरिलियम इनका साइज छोटा होने के कारण से अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके कारण से आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने जब आपको पढ़ाया था, जब हम वो भी पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल, तो हम पढ़ाते हैं देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। आप इधर जाएंगे तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, जब आप नीचे जाएंगे तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, है ना। तो आपने देखा कि एक पीरियड में लिथियम की सबसे कम है, ये मैं मान रहा हूँ कि लिथियम की पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे कम है, क्योंकि आप इधर जाओगे तो घटती जाएगी,
है ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हो तब घट रही है, ये कोई प्रॉब्लम। पर अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अप टू डाउन, है ना, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, अप टू डाउन जा रहा हूँ। तो आपका रूल ही क्या कह रहा है कि जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप नंबर 1 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, लिथियम की होगी। उसके बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, है ना। तो आपने क्या देखा कि जो हेड वाले है अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, हेड एलिमेंट की। तो लिथियम हेड है तो लिथियम की सबसे ज़्यादा है, बेरिलियम अपने ग्रुप 2 में हेड है तो वहाँ उसकी ज़्यादा है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तीसरा है कि एब्सेंस। भैया डी ऑर्बिटल शुरू ही होते हैं 21 से, 21 एटॉमिक नंबर से पहला डी ऑर्बिटल के लिए जो एलिमेंट्स है स्कैंडियम वो स्टार्ट होता है। तब तक तो कोई बात ही नहीं, लिथियम का है 3 एटॉमिक नंबर, बेरिलियम का है 4, कहाँ से होगा। तो यहाँ पर आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू ही कहाँ से हो रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं 21 से। इसका मतलब आउटर मोस्ट में कोई डी ऑर्बिटल वो नहीं है, न तो वेकेंट है ही नहीं, डी ऑर्बिटल वेकेंट की तो बात ही नहीं है ना। तो ये 4 कारण है, इस कारण से ही क्या हो रहा है, एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है ना, ये बात आपको दोनों में लागू होता है। ये एक बात आपको समझाई गई थी जब मैंने पढ़ाया था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, ये आपको फर्स्ट बुक में था, उसमें आपको ये सारे ट्रेंड्स बताए थे। ये एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए आप कि ये है, यहाँ पर है फ्लोरीन। फ्लोरीन से हमने कहा था कि जब आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और फ्लोरीन पे मैक्सिमम रहेगी। और जब मैंने कहा था नीचे नीचे से भी क्या होगा, नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर जाने पे बढ़ती है, ये बढ़ रही है। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती है, ये बात भी आपको बताई। साइज की बात करेंगे, नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर सेल बढ़ता है, जैसे 1 सेल 2 सेल 3 4, नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पर बढ़ता है। अब एटॉमिक रेडियस की बात इधर भी करेंगे तो इधर जाने पर क्या होगा, ये बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इधर से इधर जाएंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ने से क्या होगा, साइज घटता है ना। हमेशा ध्यान रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन के कारण से बढ़ता है ना। मैंने अक्सर बताया हुआ है कि जब यहाँ से हम मूव करते हैं तो प्रोटॉन की जो बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, खींचने से साइज होता है छोटा। इसीलिए आपने क्या किया कि ग्रुप 1 से मैं 18 तक जाऊंगा तो साइज कंटिन्यूस छोटा होता जाएगा। और आपके एरो वाइज क्या बता रहा है, ये जहाँ पे ये एरो का निशान है इसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पे साइज बड़ा है, ये भी छोटा 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 होता जाएगा। ठीक है ना। पहली बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, आयन बनाना है। अभी भी मैंने बताया था गैसियस फेज में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसका साइज छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। मैंने कहा कि साइज आप जब यूं जाओगे तो साइज छोटा होता जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइज हो गया है बहुत छोटा, है ना। तो अब लेफ्ट से राइट जाओगे साइज छोटा हो रहा है, छोटा होने के कारण से आयोनाइजेशन एनर्जी मोर रिक्वायर्ड, इसीलिए वहाँ पे देखो एरो का मतलब है यहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड। इसी तरीके से मैंने क्या कहा था कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अलावा एक और होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर अच्छा एक और बात समझिए, ग्रुप वाइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी समझ लीजिए कि जब नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ साइज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन पर आपके न्यूक्लियस का पावर, अट्रैक्शन पावर कम हो गया। तो नीचे की तरफ जाओगे तो जैसे 1 सेल 2 सेल 3 4 5 6, अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना अब तो आसान हो गया। तो यहाँ पर लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो मैं बात करता हूँ तो यहाँ ज़्यादा होती है, नीचे जाओगे तो कम होती जाएगी। उसका कारण है साइज का बढ़ना। जैसे मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बताया था, यहाँ साइज ज़्यादा होता है, यहाँ साइज हो गया छोटा। इस केस में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो रही है। तो साइज से डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी एक और चीज़ है लास्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में रिलीज की गई एनर्जी आयनाइजेशन में देनी पड़ती है। जैसे मैं एटम हूं तो मुझे देंगे तब मेरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ रहा है और बाद में एनर्जी निकल रही है ना। आयनाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन में मेरे को एनर्जी मिली, मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन गेन किया मैंने, और गेन करने के बाद एनर्जी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलती है स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है एटम की। तो आपने क्या देखा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहली बात तो क्या होती है कि जैसे मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोरीन की। फ्लोरीन के पास में क्या है कि आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 7, वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो मजा आ जाए, मेरे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसका पहले था 2 7, एक इलेक्ट्रॉन देते ही अब ये हो गया 2 8, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो वो तो चाहता है, जितना जल्दी चाहने वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और एनर्जी को निकालता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निकलती है, जो लेना ही नहीं चाहता। जैसे सोडियम की बात करूँ मैं, कहाँ है ये सोडियम, यहाँ पर है, वो उसके पास में तो कितना है 2 8 और 1। अब आप बोले एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, भैया वो क्या, मैं तो देना चाह रहा हूँ और आप कह रहे हैं और ले लीजिए, तो ये तो विरोध कर रहा है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन आपने कहा कि 1 से 2 कर ले, तो उसको वो कह रहे मेरे को यूज़ ही नहीं है उसका, है ना। तो यहाँ पे लेना चाहता ही नहीं है, लेना चाहेगा ही नहीं, तो वो एनर्जी को उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में एंथैल्पी निकलेगी नहीं, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा एंथैल्पी निकलती है ना, समझ लेना उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो ये स्टेबल होगा ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद, इसमें तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर बहुत कम एनर्जी निकलेगी। तो आपको यह समझा दिया कि इधर ज़्यादा होती है एंथैल्पी और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम होती है ना। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे की तरफ, नीचे वाले, एक और बात समझिए, इलेक्ट्रॉन का को खींचने वाला है न्यूक्लियस। जितना साइज छोटा होता है उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खिंचाव होता है, क्योंकि आप में इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसका और इसके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। तो जो जब साइज छोटा होता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा रहता है और उस केस में एनर्जी ज़्यादा निकलती है। तो ऊपर वाले केस में साइज छोटा है तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, नीचे वाले केस में जाओगे तो साइज बढ़ जाएगा, उसके बाद में एनर्जी कम निकलेगी। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है जो कि मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड देखना है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या चीज़ ट्रेंड मतलब करती है फिजिकल नेचर्स वगैरह में, ठीक है ना। अब पहली चीज़, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे जाओगे तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ता ही जाता है। जैसे 3, उसके बाद में 11, फिर 19, इस तरीके से बढ़ रहा है ना। जैसे इनमें क्या डिफरेंस होता है, 2 8 8 18 18 32, ये आपको किस में समझाया था, 2n² से, है ना। बोर उनने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे बोर ने। तो आप 2n² के हिसाब से निकालते हो, n की जगह क्या लिखते हो, नंबर ऑफ सेल लिखते हो, 1 लिखोगे तो 2 आएगा, n=2 लिखेंगे तो 8 आएगा, 3 लिखेंगे तो आप 18 आएगा, 4 लिखेंगे तो 32 आएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेल में रहेंगे, है ना। तो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अप टू डाउन जाओगे साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर के साथ में एटॉमिक मास भी बढ़ता है। ये आपको ट्रेंड है, ये आपकी बुक में भी साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसमें आपको मेन चीज़ क्या देखनी है, इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते ही क्यों है, क्योंकि देखो आउटर मोस्ट में देखिए आप इधर मैंने जो ये डार्क कर रखा है, ये क्या चीज़ है, ये एस ऑर्बिटल, फिर 3s 4s 5s। एक्चुअल में क्या है कि इनके पीरियड्स हैं यहाँ, है ना। ये सेकेंड पीरियड का है मेंबर और उसके एस में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ देखो 3 वाला पीरियड है तो 3s1, ये पोटेशियम 4 वाला पीरियड है तो 4s1, रुबिडियम 5 वाला है तो 5s1, सीजियम 6 वाला है तो 6s1, फ्रांसियम 7 वाला है तो 7s1। इसका मतलब नंबर ऑफ पीरियड को हम n से डिनोट करते हैं। फिर बाद में देखिए लास्ट में s में जा रहा है और s में केवल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, ठीक है ना। उसके पहले क्या होगा, जो नोबल गैसेज है उससे रिलेटेड जो भी, जैसे मान लो कि इसकी बात करें तो हीलियम लिख देंगे, यहाँ पे नियोन लिख देंगे, फिर आर्गन लिख देंगे यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं अगर पोटेशियम का लिखना चाहूँ अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं क्या लिखूँगा, आर्गन, ये यहाँ तक तो हो गया 18,
फिर हो गया S1, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। वो नोबल गैस का इस तरीके से ब्रैकेट में करिए, उस केस में आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन ये भी सही माना जाता है। ओके, यहाँ तक आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ में आया कि क्या चीज़ है। और एक और बात समझ में आई, एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। दूसरी बात कि एक जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड का वहाँ पर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। 4-5 चीज़ें। इसके बाद आता है साइज, ठीक है ना। साइज कैसे डिसाइड होता है, साइज अप टू डाउन जाओगे तो एक एक सेल बढ़ता जाएगा। जब साइज सेल बढ़ रहा है इसका मतलब उसका साइज भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है ना। पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कई बार बताया मैंने कि यहाँ पर है कितना KL, फिर नीचे वाले में M आएगा, फिर NOPQR, मतलब आपके न्यूक्लियस ये है, इसके बाद में ये हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम से लेकर नियोन तक, फिर ये सेल अगला, फिर सेल सेल सेल। इसका मतलब हो क्या रहा है, रेडियस बढ़ती जा रही है। देखो इस तरीके से, तो रेडियस का बढ़ना, साइज का बढ़ना, ये किसमें है, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, सब में ऐसा ही है। तो अप टू डाउन जाओगे सेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक भी साइज बढ़ेगा और आयनिक भी रेडियस भी बढ़ेगा। इससे रिलेटेड बात बताता हूँ मैं आपको कैसे बढ़ती है वो। जैसे 2, 3, 4 ये आपको सेल बढ़ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल रहा था, यूं भी आपको साइज से पता चल रहा है। अब आप इसको मेन चीज़ तो ये देखिए, आप यहाँ पे देखो एक ट्रेंड देखना, आप इम्पोर्टेंट ट्रेंड है और आपको ये समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ है, ठीक है ना। इसमें आपको पहले तो आप देखना है लिथियम आयन, है ना। तो मैंने पहले तो लिखा है लिथियम आयन, उसके बाद में मैंने लिखा है कि लिथियम, इसको ये वाली चीज़ क्या है, ये है लिथियम एटम। तो लिथियम एटम का मतलब समझिए, ये है न्यूक्लियस, ये पहला सेल और ये वाला है। और लिथियम ये वाली चीज़ इसको बोलते हैं लिथियम आयन। लिथियम आयन का मतलब है कि Li+ बन गया है। Li+ कब बन गया, जब ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और ये आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हमने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दीजिए, तब लिथियम प्लस का मतलब है कि ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ। अब आपने ये क्या देखा कि इसमें से इसमें आने में क्या हुआ, इस सेल में गड़बड़ हुई। अरे मिट गया, मैं फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि लिथियम की बात करूँ मैं, तब मैं कह रहा हूँ कि ये 2 सेल है, ठीक है ना। और लिथियम प्लस में, Li+ में क्या है, ये है, और इसके बाद में केवल 1 सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1, 2, 3, इसमें कितने हैं, ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद में 1 और 2, तो इनकी साइज में बहुत फर्क पड़ गया। ये है 152 और नीचे वाला है 76, कितना फर्क पड़ गया। इसका कारण रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये सेल डिलीट हो गया। अब लिथियम के पास में केवल K वाला सेल रह गया, और यहाँ पर K सेल भी है और L सेल भी है। इस केस में देखिए, आपको यहाँ साइज देखिए 152 पिकोमीटर, ये इसकी साइज है। और Li+ की साइज कितनी है, 76 पिकोमीटर, बहुत आधा हो गया। तो इसी तरीके से सोडियम की, सोडियम प्लस की, पोटेशियम, पोटेशियम प्लस की, इनकी साइज देखोगे तो आपको लगेगा कि देखो कितना फर्क पड़ गया। तो एक और बात आपको ये ट्रेंड देखनी है कि यहाँ देखो 152, 186, 227, 248, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रही है। एटॉमिक में भी बढ़ रही है और आयनिक में भी बढ़ रही है। देखो नीचे देखिए, आयनिक में, इनमें भी लगातार बढ़ रही है। ये एक ट्रेंड आपको बताना था, इसीलिए आपको ये डेटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड रहेगा, इनका ट्रेंड भी वैसा ही रहेगा जैसा कि उसमें था, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है साइज पर। हम कह रहे हैं अप टू डाउन जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब साइज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहा है। पर साइज बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और आउटर बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये इसका कंट्रोल छूटता जा रहा है। अब कंट्रोल छूट रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना नीचे वाले सेल में आसान है। तो अप टू डाउन जाओगे तो यहाँ पे निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो होगा उसमें कम देनी पड़ेगी, उसमें नीचे वाले में और कम देनी पड़ेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नीचे की तरफ जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, यहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल है। जितना मुश्किल है उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो उसको गैसियस फेज में लाना है। पहले आपको गैसियस फेज में लाना है मॉलिक्यूल को, एटम या मॉलिक्यूल हो, पहले गैसियस फेज में आएगा, उसके बाद में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आपको काइनेटिक एनर्जी देनी है। उसके लिए दी जाने वाली एनर्जी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको सिंपल सी बात आप तोड़ के देखिए ना, आयन बनाने के लिए दी जाने वाली एंथैल्पी, आयन बनता कैसे है, या तो
लूज करेगा या गेन करेगा, दोनों में केटाइन एनाइन बनते, पर हमको यहाँ पे क्या करना है, केटाइन बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन गेन में हम गेन करेंगे, वहाँ पे भी आयन ही बन रहा है, पर हमको यहाँ पर केटाइन की बात करनी है, केटाइन बनाना है, निकालना है ना, आयन तो बनाना ही है। तो इस केस में क्या हो रहा है, लूजली बाउंड, जितनी जल्दी निकालेंगे, जितनी जल्दी, जैसे नीचे नहीं जल्दी निकल सकता तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, ऊपर की तरफ मुश्किल से निकलता तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना। इसलिए नीचे की तरफ आओगे आयोनेशन एंथैल्पी लेस रिक्वायर्ड है, ऊपर ज़्यादा है। ये पूरा साफ साफ बना दिया गया, देखो ऊपर से लेके जो डिक्रीज हो रही है, नीचे लेस ऊपर हाई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सब फिजिकल कैरेक्टर्स चल रहे हैं सब। हाइड्रेशन एंथैल्पी नाम से समझ में आ रहा है कि हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये मटेरियल एक सोल्यूट है, ये सोल्यूट क्या चीज़ है कि जो हम ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं उनको हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, और कितना लिया, 1 मोल, और किस में डाला, वाटर में डाला, ठीक है ना। ये है वाटर, और कितना है, ये कोई फिक्स नहीं है, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर कितना भी लीजिए, पर सोल्यूट आपको 1 मोल ही लेना है। आपने इसमें डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंदर जाने के बाद में क्या होगा, वो आपस में घुलेगा। घुलने का मतलब समझिए, इसके अंदर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होना स्टार्ट होगा, और जब बॉन्डिंग होगा उसके बाद में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये भी एटॉमिक फॉर्म में, इसकी मैं अगर एनर्जी करूँगा तो ये 20-20, पर जब ये O2 के फॉर्म में आ जाता है तब ये 33 के आसपास आता है, जूल के आसपास। तो वो 7 कहाँ गया कि भैया इस बॉन्ड को बनाने के लिए वो 7 वाली एनर्जी, 7 जूल की एनर्जी बाहर निकल गई। अच्छा, ये स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि जिसकी लेस एनर्जी होती है वो स्टेबल होता है। मैंने भी अभी भी बताया था, बॉन्ड की एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इन दोनों के आपस में बॉन्ड हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई, इसी कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी। O2 स्टेबल होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो स्टेबल नहीं होती है, O2 होता है वो स्टेबल है। उसका कारण है कि एनर्जी वहाँ पे कम पड़ गई है, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। ज़्यादा एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ले लेता है और वो क्या करता है, काइनेटिक करके बाहर निकल जाता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि पानी इसके अंदर अब घुलेगा, इस सोल्यूट के चारों तरफ क्या होगा, पानी आपस में इसको घेर लेगा और आराम से इसमें डिजोल्व हो जाएगा। तो डिजोल्व होने के बाद में बॉन्डिंग तो बनी, अब बॉन्ड बनने के बाद में क्या हो, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो जो बाहर जो निकली है ना, पानी था उसके साथ बॉन्डिंग बनी, तो इसको बोले हाइड्रेशन। इसके बाद में जो एनर्जी बाहर निकली इसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी, कि रिमूव होने वाली एनर्जी कब, जब आपने इसको पानी में घोला, इसको बोलेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। साफ साफ लिखा हुआ है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, सिंपल। इसको आप, ये मैंने वो ये भी कर रखा, देखो जैसे अंदर गया एनर्जी बाहर निकली। अब ये एनर्जी जब बाहर निकलती है तो इसके लिए आप ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन बॉन्ड बने, ठीक है ना, और वो बॉन्ड बनने के कारण ऐसा हुआ। अब ये इसको बोलेंगे नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव। ये आपको मैंने बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कि जब भी सिस्टम है, सिस्टम के बाहर की एनर्जी, मान लो मैंने कहा कि 20+20 हुआ, पर 20-20 कितना हुआ, ये 32 ही रह गया, इसका मतलब 8 कितना हो गया, 8 एनर्जी बाहर निकली, सिस्टम ने लॉस की एनर्जी। मतलब इस सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि नेगेटिव हुआ मामला, कि एनर्जी कुछ लॉस हुई है। जब लॉस होती है ना तब उसको नेगेटिव शो करते हैं। और कब हो रही है, जब ये एग्जिट हो रही है ना, एग्जिट ऑफ हीट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वर्ड को आप थोड़ा सा आप करेंगे ना, एक्सोथर्मिक, थर्मो मतलब होता है हीट, एक्सो को आप थोड़ा सा मिटा के इसको ओ को आई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एग्जिट, एग्जिट ऑफ हीट, इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। ये ऐसा होने पे इसको नेगेटिव की तरह डिनोट करेंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी कहाँ ज़्यादा होगी, कि जहाँ बॉन्ड ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है ना। तो मामला बॉन्ड कहाँ अच्छे से बनता है, कि मैंने अभी भी बताया है कि होता क्या है कि बॉन्ड बनाने के लिए इसका पॉजिटिव आयन और इसका पॉजिटिव आयन, होता क्या है कि इसका पॉजिटिव आयन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव आयन इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तब अच्छा बॉन्ड बनता है। तो जितना छोटा होगा उतना न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा होता है,
न्यूक्लियस उस अगले वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अपना फोर्स अच्छा लगा सकता है। तो जितना ज़्यादा आयन छोटा होगा और उस हाइड्रेशन उतना ही एक्सटेंट में बढ़ता जाएगा, और जितना अच्छा वो एक्सटेंशन में हाइड्रेशन होगा उस केस में एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कब ज़्यादा निकलती है? जब एटम छोटे होते हैं, वहाँ पे बॉन्ड अच्छे बनते हैं, पैकिंग अच्छी होती है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग अच्छी होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं रहता है ना। तो छोटा होगा और बड़ा होगा तो उल्टा ये कम हो जाएगा। एक एक और इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, ये वर्ड समझिए आप। ये चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज, ये है चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब साइज ज़्यादा होता है और चार्ज कम होता है तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए खूब मिल गया। पर डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं? हम अगर मान लो कि भोपाल की बात करें तो बोलेंगे बहुत डेंस सिटी है। क्यों है? क्योंकि 1 किलोमीटर का अगर एरिया लेंगे तो उसमें कितने 500 के प्लस है। मान लो 500 लेंगे, 1 किलोमीटर में 500। शिवपुरी की बात करेंगे तो क्या होगा? 70 पीपल्स हैं 1 किलोमीटर में। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ डेंसिटी शिवपुरी में बहुत कम है, यहाँ पे 1 किलोमीटर में ही 500 बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो ये कह रहा है कि जब एरिया ज़्यादा हो और लोग कम हो तो इसको क्या बोलेंगे आप? लोअर चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से इस एरिया को छोटा कर दीजिए। जैसे मैं इस एरिया को बहुत छोटा कर देता हूँ, ये इतना सा कर देता हूँ, और इसमें मैं कह रहा हूँ इसमें भी 3 ही इलेक्ट्रॉन को घूमना है। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है वहाँ। डेंसिटी का मतलब होता है कि एरिया में कितने लोग हैं। यहाँ पे एरिया कम कर दिया, लोग उतने ही हैं, उस केस में क्या होगा? यहाँ चार्ज डेंसिटी कम हो गई और यहाँ सॉरी यहाँ डेंसिटी बढ़ गई है, ज़्यादा डेंस है ये, और ये आराम से घूम रहे हैं, कोई डेंसिटी नहीं है ना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉपुलेशन ही नहीं समझ में आ रही। यहाँ डेंसिटी कम है ना, और यहाँ डेंसिटी जो छोटा वाला है ज़्यादा है। तो ये क्या कह रहा है कि बिगर आयन जो होता है, ये वाला बिगर आयन, इसमें डेंसिटी होती है कम, और डेंसिटी कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स वो भी कम होगा, और उसके बाद में हाइड्रेशन एंथैल्पी वो भी कम निकलेगी। जो छोटा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, अट्रैक्शन का अभी क्या है कि ये है वाटर, जिसमें आपको वाटर में होता ही इसी तरीके से, जिसमें ऑक्सीजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो ये वाली चीज़, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, तो इस तरीके से पोलैरिटी क्रिएट हो गई। पर जब सोडियम है पॉजिटिव आयन तो ये किससे करेगा रिएक्ट? ये नेगेटिव वाले चार्ज से, इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन रहेगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स ही हाइड्रेशन एंथैल्पी को क्रिएट कराता है। जितने ज़्यादा अट्रैक्शन होगा है हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा एक्सटेंट में होगा, और जितना एक्सटेंट में होगा उतनी ही एनर्जी बाहर ज़्यादा निकलेगी। इसीलिए कह रहा है कि जो छोटा आयन होता है ना, उसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और उसके इसमें अट्रैक्शन होगा ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा किसके साथ में? नेगेटिवली चार्ज, और वो भी किसका? वाटर वाला। वाटर के नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से अट्रैक्शन हो रहा है, और जितना अच्छा अट्रैक्शन होगा उस केस में हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा, और जितना हाइड्रेशन ज़्यादा उतनी ही एंथैल्पी बाहर निकलेगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा आपको गेन होगी क्योंकि ये तो बाहर निकल रही है, तो बाहर ज़्यादा निकलेगी अगर अच्छा बॉन्ड बनेगा। और इसी का उल्टा क्या होगा कि अगर हाइड्रेशन कम हुआ, अगर कम हुआ तो कम निकलेगी। तो हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? भैया साइज तो बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड इतना मजबूत बनेगा नहीं, जितना बॉन्ड कमजोर बनेगा उतनी ही एनर्जी कम निकलेगी। तो वो कह रहा है कि डाउन द ग्रुप में जाओगे तो साइज बढ़ा, और क्या कह रहा है ये कि नीचे की तरफ जाओगे तो एक्सटेंट कम होगा, कम एनर्जी निकलेगी, है ना। यही बात याद लिखी हुई है कि डाउन टू ग्रुप जाओगे हाइड्रेशन एंथैल्पी कम आपको गेन होगी, ठीक है ना। इसके बारे में एक डेटा भी है, ये देखो डेटा। आपने क्या किया कि ये माइनस, माइनस का मतलब कम मत मान लेना, माइनस का मतलब है कि डेल्टा एच इजिकल टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है ये एक्सोथर्मिक है, तो सारी एनर्जी बाहर ही निकलती है, एक्सोथर्मिक ही है। पर एक्सोथर्मिक के बाहर नीचे की तरफ देखो, अप टू डाउन जाएंगे, देखो कितना कम निकल रहा है, ये कितनी ज़्यादा है, ये लो, ये हाईएस्ट है, और ये यहाँ पे लोएस्ट आएगी, तो यहाँ पे जाते जाते कम होती जा रही है। ये आपको डेटा भी मिल गया है, ठीक है ना। इस केस में अब आएगा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब है कि मेटल बनने, मेटल का एक कैरेक्टर होता है लूज, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पावर। तो आपको इससे पहले भी समझाया मैंने कि नीचे की तरफ जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को
ये नहीं खींच पाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये है सबसे ज़्यादा बड़ा साइज, इसलिए आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड ही उससे करता है कि कितना जल्दी लूज करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फ्रांशियम इज मतलब अच्छा वाला मेटल कहलाएगा। आपको पीरियोडिक टेबल में भी हम ये कहते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर राइट से लेफ्ट जाओगे तब भी बढ़ेगा और अप से डाउन जाओगे तब भी बढ़ेगा। इसीलिए आप देखना मेटेलिक कैरेक्टर का इस तरीके से करते हैं हम, ये इस तरीके से डायगोनल आप उसमें देखना है, क्यों इधर भी बढ़ता है इधर भी बढ़ता है ना। मेटेलिक कैरेक्टर में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में हमने क्या देखते हैं, इस तरीके से एक जिगजैग स्ट्रक्चर है जो कि मेटेलॉइड के बारे में जानता है। यहाँ पे मेटेलॉइड है ये, और मेटेलॉइड के इधर की तरफ है नॉन मेटल, इधर की तरफ है मेटल। तो आप क्या कहते हैं, इधर से इधर जाओगे तो मेटल कैरेक्टर बढ़ता है, आप इधर से इधर जाओगे तो भी मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आपको वो इस तरीके से बताएगा कि इधर से आप इधर जाओगे मेटल का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और जैसे उल्टा क्या होगा, इधर नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो ये डायगोनल बताया जाता है। तो अभी हमको क्या देखना है, अप से डाउन जाना। तो अप से डाउन जाना तो स्पेशली क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, नीचे की तरफ साइज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का लूज करने का प्रोबेबिलिटी फ्रांशियम में ज़्यादा है। इस केस में ये अच्छा वाला मेटल कहलाएगा, है ना। ये साफ साफ लिखा देखो, मेटलिक कैरेक्टर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, नीचे की तरफ जाओगे लूज जल्दी होगा, जल्दी होने के बाद में ग्रेटर इन द साइज, इजीली लूज, और अच्छा वाला मेटल कैरेक्टर। अगला है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट का मतलब समझिए कि आपको इनको सबको बर्न करके देखना है। बर्न करने के बाद में आपने क्या देखा कि ये किस तरीके से बर्न होता है, तो इनके कलर्स हैं कुछ, जैसे क्रिम्सन रेड, लिथियम का हो गया रेड जैसा दिख रहा है ना क्रिम्सन, सोडियम में है येलो कलर का दिख रहा है, फिर पोटेशियम थोड़ा सा बैंगनी कलर का है, रुबिडियम थोड़ा सा ब्रिक कलर लग रहा है, नीचे वाला और ब्लू कलर लग रहा है। तो ये जो कलर जो दिख रहा है वो किस तरीके से दिखेगा और ये किस तरीके से क्रिएट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको करने के लिए आपको मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कलर्स का जो होता है वो बनता ही कैसे है, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये कलर का जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी रेडिएशन वाली एनर्जी कर रहे हो, वेवलेंथ कितना है इस पे है ना। इन सब का डिपेंड ही वेवलेंथ पे होता है। आपकी बुक में वेवलेंथ के बारे में लिख रखा है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जैसे आपके पास में ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आपने उसको हीट दिया, फ्लेम टेस्ट में जलाना पड़ता है। जलाओगे, मैंने बर्निंग बुनसन बर्नर पर रखा है, लिथियम को रखा सबसे पहले। लिथियम के का जो एटम है वो उस एनर्जी को गेन करेगा। तो कौन गेन करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ने गेन किया। अब ये गेन करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, इसके पास में एनर्जी, जैसे मान लो अभी ये एनर्जी कितनी है इसकी, मान लो 30 है। इसके बाद में ये कुछ एनर्जी को गेन कर रहा है, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये 25 की एनर्जी गेन कर रहा है, यहाँ से आ रही है, कहाँ से, जो मैं फ्लेम दे रहा हूँ। ओके, फ्लेम के थ्रू आ रही है, तो ये एक्साइट हो गई, इसकी एनर्जी अब कितनी हो गई, 30 + 25 हो गई, कितनी हो गई, 55। तो 55 वाला तो एनर्जी लेवल अपर वाला है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, है ना। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि अब ये 55 वाली एनर्जी वाला है। पर यहाँ पर होता है ये अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल रह होता है तो यहाँ रह नहीं पाएगा। वो कहेगा कि नहीं मुझे तो अपने घर ही वापस जाना है, ठीक है ना। जैसे लौट के बुद्धू घर को आए, तो ये वापस अपनी अनस्टेबल के कारण से वापस आता है। जब ये आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ तो वापस 30 वाली है। तो वो 55 से वापस 30 पे आएगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ 25 की एनर्जी को, जो मान लो जूल की बात करें तो 25 जूल की एनर्जी को बाहर निकालेगा अपने सिस्टम से। और ये जो एनर्जी निकल रही है ना, ये इसका एक स्पेशल वेवलेंथ होता है, इसका लेमडा होगा स्पेशल। और जिस लेमडा की एनर्जी बाहर निकल रही है ना, सेल के अकॉर्डिंग उतनी निकलेगी, K, L, M, N, O सबका अलग अपना अपना होता है, डिफरेंस जितना है उतना निकलेगा। तो जिस लेमडा की निकलेगी उस लेमडा के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्ड कलर आपको दिखाई देगा, है ना। इसको आप अगर मान लो इस तरीके से निकोल प्रिज्म में देखोगे तो इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, उससे आपको यहाँ पर सब कलर दिखाई देगा, कोरस्पॉन्ड कलर दिखाई देगा।
पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, तुमने दी है जो तो इसने गेन की है, गेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में गया, वहां से अनस्टेबल के कारण वापस आया, तब उसने क्या किया, इस एनर्जी को लूज किया, इसको है ना। तो ये जो एनर्जी जो बाहर की तरफ निकाली गई है किसके द्वारा, कि वापस आया है, रेडिएट किया है, इसको रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं। तब आपने उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्ड कलर दिखाई देगा। तो सबका अपना अपना होता है, तो उस अकॉर्डिंग अपना अपना कलर दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक और पिक, अच्छा सा पिक दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है कि वो अपर की साइड में गया अनस्टेबल, क्योंकि एक बार एनर्जी गेन करके वो आगे जाएगा। तो ये अनस्टेबल वाली केस में बाहर की तरफ आया, इसका अपर लेवल है ये। और ये वापस क्या करेगा, ये वापस अपनी जगह पे आएगा, तो ये रेडिएट करेगा, ये रेडिएशन एनर्जी। और उसके बाद में जो जो एनर्जी है उस अकॉर्डिंग आपने देखा तो उसका कलर दिखाई दिया। अब आप बोलेंगे नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कलर कैसे दिख रहा है, तो डिफरेंट कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका अपना अपना एक एनर्जी लेवल है। आयनाइजेशन एनर्जी सबकी अलग अलग है ना। कोई किसी को, जैसे मान लो किसी को जाना है सेकंड पीरियड से सेकंड सेल से थर्ड सेल में, हमने लाइमन बामर पास्चर ब्रैकेट फंड ये सिर्फ 5 लाइंस पढ़ी थी, है ना। तो इसमें हमने क्या लिखा था, एनर्जी लेवल्स दिए थे, है ना, 1 2। अब किसी को यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से आना, तो इसका अपना एक वेवलेंथ है। किसी को यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है, इसका अपना एक अलग दिए। किसी को यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आना है, किसी को यहाँ से यहाँ फिर, तो हर चीज़ का एक लेमडा अलग अलग है। और जैसा लेमडा वाली जो वेवलेंथ वाली जो होगी रेडिएटेड एनर्जी, उसी अकॉर्डिंग तो कलर होगा। क्योंकि जब आप विब्ग्योर पढ़ते हो तब भी आप क्या पढ़ते हो, आप उसके वो पढ़ते हो कि लेमडा किसका ज़्यादा है। जैसे इसका कितना 7 मतलब 7,500 एंगस्ट्रोम के आसपास है, इसका 4,500, इसका 4,000 एंगस्ट्रोम के आसपास है। सबका लेमडा अलग अलग, इनका बीच वाला है। तो जैसा लेमडा वाली एनर्जी रेडिएट होगी वैसा ही तो कलर दिखाई देगा। तो एक जैसा तो कलर हो नहीं सकता, क्योंकि लेमडा एक जैसा है नहीं, सभी का अपना एक स्पेशल। जैसे मान लो इसको सेकंड से थर्ड एनर्जी लेवल में जाना है तो इसका अपना होगा, इसको थर्ड से फोर्थ में जाना है इसका अपना होगा, 4 से 5th में जाना है तो उसमें 6 से 6 में, 6 से 7 में, सबका अपना अपना लेमडा है ना। तो उसी अकॉर्डिंग आपको उसकी वो कलर दिखाई देगा। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझिए, मास अपॉन वॉल्यूम। ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं। नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहा है ना। आप अप से डाउन जाएंगे तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, उसका कारण है शेल का बढ़ना। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो वॉल्यूम तो लगातार बढ़ता जा रहा है अप से डाउन। लेकिन एक और बात है, एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ रहा क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। और एटॉमिक नंबर के साथ में एटॉमिक, जैसे नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन नहीं बढ़ रहा है। ये दोनों का बढ़ना, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास। तो मास भी तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, और मास ज़्यादा बढ़ रहा है समझ लीजिए। वॉल्यूम तो वैसे एक सेल बढ़ेगा, लेकिन उसमें कितना होगा, 2 8 8 18 18 32, इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम इतना भी नहीं बढ़ रहा है। मान लो ये 3 टाइम बढ़ रहा है, ऊपर वाला 3 टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना, और नीचे वाला 1 टाइम बढ़ रहा है। तो आप क्यों कह रहा हूँ मैं, वॉल्यूम में इतना बढ़ रहा है, मास मेरा इतना बढ़ रहा है, तो 1 से 1 कैंसिल कर दोगे तो भी तो 2 टाइम तो बढ़ावा ही दिखाया। तो आप अप से डाउन जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, अप से डाउन जाओगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एल्किल मेटल आर लो, सबसे कम होती है, मैं मान रहा हूँ। ये लो किसके लिए लिखा गया है, ये पीरियड के अकॉर्डिंग लिखा गया है। कि अगर मैं सबसे बात करूंगा तो सबसे कम किसका होगा, इसी का होगा। इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये अप से डाउन। तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है। तो ये क्या लिख रखा है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इंक्रीज डाउन द ग्रुप का मतलब ये समझाइए है। मैंने कहा 3 टाइम मास बढ़ रहा है, 1 टाइम ये बढ़ रहा है, तो भी अल्टीमेटली आंसर क्या है, 2 टाइम डेंसिटी बढ़ी है ना। मतलब दोनों ही बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मास भी बढ़ रहा है, पर मास ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए नीचे की तरफ आओगे तो बढ़ेगी। एक लो के बारे में क्यों लिखा है ये बताता हूँ मैं आपको। हमने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल की बात की थी, तो हमने क्या कहा था कि हमने कहा कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा भैया, कि साइज घटता जाएगा। ये बात आपको ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा था। जेड इफेक्ट का मतलब ही साइज का से क्या होगा, न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, साइज छोटा होता जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर जैसे आप इधर से इधर जा रहे हो
तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका है? फर्स्ट वाले केस का है। ये सब एक ही सेल के मेंबर है ना, पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है? सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है फर्स्ट वाले का। जब नीचे वाली चीज़ ज़्यादा होती है और मास इतना नहीं बढ़ रहा है, तब क्या होगा? तब डेंसिटी कैसा आएगा? जब डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होने लगे, तब डेंसिटी का जो आएगा ना रिजल्ट, वो कम आएगा। इसीलिए आप देखना कि अब एक पीरियड की बात करें तो वहां पर ये होता है लो, है ना, डेंसिटी लो होती है कब? एक पीरियड में। पर अप टू डाउन जाओगे तो बढ़ेगी। ये इससे पहले मैंने समझाया। नेक्स्ट केस क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहाँ ज़्यादा होगा? जिसका, जब आपको मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि मेल्ट करना है आपको, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉईल करना है। तो रियल में होता क्या है? सॉलिड जो होता है इसको आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद भी कम कन्वर्ट होगा लिक्विड में। इसको आप गर्म करेंगे, ये कन्वर्ट होगा गैस में। ये जब लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है एनर्जी की, मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बॉयल, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यही बात है। अब हम बात करते हैं कि जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। तो हम बात करते हैं कि बॉन्ड कहाँ मजबूत है ना। तो यहाँ क्या लिखा है कि इनका जो, अब आप जैसे ही इसमें डाउन द ग्रुप जाओगे तो नीचे की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जब आप साइज बढ़ रहा हो, इससे पहले हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी में बताया था कि नीचे जाओगे तो वो अट्रैक्शन फोर्स इतना अच्छा नहीं है। जब अट्रैक्शन नहीं है तो बॉन्ड कमज़ोर हो गया। बॉन्ड का कमज़ोर होना इसका मतलब क्या है? उसको तो आसानी से तोड़ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कमज़ोर होगा, उतना ही जल्दी टूटेगा। जितना जल्दी टूटेगा इसका मतलब है कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट और बॉयल। तो मेल्टिंग पॉइंट और ये दोनों कम हो जाएंगे। दोनों भाई भाई है, समझ लो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लगभग, क्योंकि एक ही तो प्रोसेस है। पहले मेल्ट होगा फिर बॉयल होगा। जब मेल्ट ही कम में हो गया तो बॉयल भी कम में हो जाएगा। ऊपर की तरफ लिथियम की बात करें तो भैया ये तो बहुत ही मजबूत बनाता है। यहाँ पे अच्छा वाला इसका बॉन्ड बनता है। उस केस में क्या होगा? साइज छोटा है, अपना जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के खींचेगा, अच्छा वाला बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इन वाले केस में क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जल्दी नहीं टूटेगा। ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है कि भैया ज़्यादा एनर्जी दो तो मेल्ट हो, ज़्यादा दो तो फिर बॉयल हो। तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर बढ़ेगा। और नीचे की तरफ आओगे तो कंटिन्यूसली क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। उसका कारण है साइज का बढ़ना, बॉन्ड का कमज़ोर होना, जल्दी टूट जाना। सिंपल, कोई बहुत बड़ी रॉकेट नहीं है साइंस। इसको बात समझिए आप। इसको मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि लार्ज वाला आयन जो होता है, लार्ज आयन कहाँ है? ये वाला आयन है लार्ज। लार्ज वाला आयन होगा तो इस केस में क्या होगा? इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया, इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया बहुत कम है। यहाँ डेंस है क्या? कोई डेंस नहीं है, आराम से घूम रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम। अब इसको बनाना है दूसरे से, अगले से, मान लो किसी और न्यूक्लियस के उसे बनाना है इसको दोस्ती। तो अट्रैक्शन कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉन घूमते फिर रहे हैं, है ना। अगर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखें, वो क्या कहता है कि इसका न तो वेलोसिटी और पोजीशन, इन दोनों को एक साथ गेन करना मुश्किल है भैया, इतना तो मूवमेंट है इनका। तो वे अट्रैक्शन कैसे करेंगे भैया? जब अट्रैक्शन नहीं करेंगे तो इसका बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड नहीं बनेगा तो बॉन्ड कमज़ोर बन गया। बॉन्ड कमज़ोर हो गया और उसकी स्टेबिलिटी होगी कम, तो फिर तो जल्दी टूट जाएगा क्योंकि बॉन्ड का स्ट्रेंथ ही कम है। वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो लार्ज वाला आयन में बॉन्ड मजबूत नहीं बनता है। पर इसी का उल्टा आप क्या करेंगे? स्मॉलर, उसमें जस्ट उल्टा है कि स्मॉल आयन है ऊपर वाला, ठीक है ना। अब स्मॉल आयन में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को घुमाना है आसान। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तीन ही है लेकिन यहाँ पे एरिया हो गया कम। अब जाए तो जाएगा। अब मजबूरी में भैया बाहर वाले से इसको दोस्ती करनी पड़ेगी। तो एक तो हो गया इनकी डेंसिटी, डेंस हो गई है, थोड़े से एरिया में ज़्यादा डेंस हो गए। इसके बाद में इनकी मजबूरी में अब ये अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन हुआ अब ज़्यादा। अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होगा? इनका बॉन्ड बना मजबूत, तोड़ना हो गया मुश्किल, मुश्किल हो गया तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट और हायर एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉयल।
ये दोनों एक साथ साथ ही चलेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों आप क्या होगा, नीचे की तरफ जाओगे तो डिक्रीज होगा क्योंकि जल्दी टूट जाएगा। ठीक है ना। इसका सीधा सीधा रिलेशन आपके साइज से, और साइज का रिलेशन रेडियस से। नीचे जाओगे रेडियस बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। सिंपल सा है। एक और लिखा है सॉफ्टनेस। इसमें आप देखिए कि मैं अगर पैकिंग करना चाहूँ नीचे की तरफ तो कहाँ पैकिंग अच्छी होगी। कि अगर मान लो मुझे वॉल्यूम दे दिया फिक्स कि ये इतना सा वॉल्यूम है, अब आप मुझे बताइए कि इसमें अगर मैं छोटे एटम को डालूं तो ज़्यादा एटम आएंगे, उनके बीच में जो स्पेस है ना वॉइड बहुत कम रहेगा। उस केस में पैकिंग कितनी होगी, बड़ी मजबूत पैकिंग। तो जिसके मजबूत पैकिंग है इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है। इस केस में ये स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी रहेगी। तो जिसका साइज कम है उसका क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बॉन्ड बढ़ रहा है। पर जिसकी साइज ऐसी है बड़े बड़े, तब आप देखिएगा कि उतने ही वॉल्यूम में बहुत कम एटम आ पाए। बहुत कम एटम के बाद में इनकी पैकिंग में ये तो खालिस्तान कितना ज़्यादा है ना, वॉइड वॉइड प्लेसेस इनके बीच में जो बहुत ज़्यादा है, उस केस में क्या हो रहा है, अब ये न तो अट्रैक्शन हो रहा है न इसकी बॉन्डिंग हो रही है बराबर, वो खालिस्तान बहुत हो रहा है, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट। तो और स्टेबिलिटी बहुत कम। तो ये वाला जो छोटे होंगे हैं उनके जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत बनता है, और ये सॉफ्टनेस भी बहुत कम रहती है क्योंकि इनके अंदर वोइड प्लेस है ही नहीं, है ना। खाली जो जगह होनी चाहिए वो बहुत कम है, तो मजबूत तो बनेगा ही, है ना। पर जिसके अंदर खाली है ज़्यादा तो वो सॉफ्ट ही बनेगा, है ना, स्पंज टाइप का बन जाएगा। उसका कारण है उसके जो बड़ा बड़ा एटम वो अच्छे से पैकिंग में गड़बड़ करता है। पैकिंग गड़बड़ हो गई, खालिस्तान ज़्यादा है, उस केस में क्या हो रहा है, वो सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो यही चीज़ आपको बताएगी कि अप टू डाउन जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से सॉफ्टनेस भी बढ़ेगी क्योंकि उसका क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा। जितना अच्छा क्लोज पैकिंग, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, उतना ही अच्छा वो मजबूत रहेगा, सॉफ्टनेस कम रहेगी।